नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति। कहानी दिल से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी शराब की दुकान का अंतिम और आखिरी पार्ट। कहानी अगर अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत करती हूँ। ठेकेदार ने दुकान के नीचे उतरकर कहा, तुम लोग अपनी अपनी दुकान पर क्यों नहीं जाते जी? मैं तो किसी की दुकान पर नहीं जाता। एक दर्शक ने कहा, खड़े हैं तो तुमसे मतलब? सड़क तुम्हारी नहीं है। तुम गरीबों को लूटे जाओ, किसी के बाल बच्चे भूखे मरे तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? दूसरे शराबियों से, क्या यारो, अब भी पीते जाओगे? जानते हो यह किसका हुक्म है? अरे कुछ भी तो शर्म करो। जयराम ने दर्शकों से कहा, आप लोग यहाँ भीड़ न लगाएं और ना किसी को भला बुरा कहें। मगर दर्शकों का समूह बढ़ता जाता था। अभी तक 4-5 आदमी बेगम बैठे हुए कुल्हड़ पर कुल्हड़ चढ़ा रहे थे। एक मन चले आदमी ने जाकर उस बोतल को उठा लिया जो उनके बीच में रखी हुई थी और उसे पटकना चाहता था कि चारों शराबी उठ खड़े हुए और उसे पीटने लगे। जयराम और उसके स्वयं सेवक तुरंत वहां पहुंच गए और उसे बचाने की चेष्टा करने लगे कि शराबी उसे छोड़कर जयराम की तरफ लपके। दर्शकों ने देखा कि जयराम पर मार पड़ रही है तो कई आदमी झल्ला कर उन चारों शराबियों पर टूट पड़े, लाते, घुस्से और डंडे चलाने लगे। जयराम को इसका कुछ अवसर न मिलता था कि किसी को समझाए। दोनों हाथ फैलाए उन चारों के वारों से बच रहा था। वह चारों भी आपे से बाहर होकर दर्शकों पर डंडे चला रहे थे। जयराम दोनों तरफ से मार खाता था। शराबियों के वार भी उस पर पड़ते थे, तमाशाइयों के वार भी उसी पर पड़ते थे, पर वह उनके बीच से हटता नहीं था। अगर वह इस वक्त अपनी जान बचाकर हट जाता तो शराबियों की खैरियत नहीं थी। इसका दोष कांग्रेस पर पड़ता। वह कांग्रेस को इस आक्षेप से बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार था। मिसेस सक्सेना को अपने ऊपर हंसने का मौका वह नहीं देना चाहता था। आखिर उसके सिर पर डंडा इस जोर से पड़ा कि वह सिर पकड़कर बैठ गया। आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। फिर उसे होश नहीं रहा। जयराम सारी रात बेहोश पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब उसे होश आया तो सारी देह में पीड़ा हो रही थी और कमजोरी इतनी अधिक थी कि रह रहकर जी डूबता जाता था। यकायक सिरहाने की तरफ आंख उठ गई तो मिसेस सक्सेना बैठी नजर आई। उन्हें देखते ही स्वयं सेवकों के मना करने पर भी उठ बैठ गया। दर्द और कमजोरी जैसे गायब हो गई थी। एक एक अंग में स्फूर्ति दौड़ गई। मिसेस सक्सेना ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, आपको बड़ी चोट आ गई। इसका सारा दोष मुझ पर है। जयराम ने भक्ति में कृतज्ञता के भाव से देखकर कहा, चोट तो ऐसे ज्यादा नहीं थी। इन लोगों ने बस पट्टी बांधकर जख्मी बना दिया। मिसेस सक्सेना ने ग्लानित होकर कहा, मुझे आपको नहीं जाने देना चाहिए था। जयराम, आपका वहां जाना उचित नहीं था। मैं आपसे अब भी यही अनुरोध करूंगा कि उस तरफ नहीं जाइएगा। मिसेस सक्सेना ने जैसे उन बाधाओं पर हंसकर कहा, वाह, मुझे आज से वहां पिकेट करने की आज्ञा मिल गई है। जयराम, आप मेरी इतनी विनयी मान जाइएगा। शोहदों के लिए आवाज कसना बिल्कुल मामूली बात है। मिसेस सक्सेना,
मैं आवाज़ों की परवाह नहीं करती। जयराम, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। मिसेस सक्सेना, आप इस हालत में? मिसेस सक्सेना ने आश्चर्य से कहा। जयराम, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, सच। मिसेस सक्सेना, यह नहीं हो सकता। जब तक डॉक्टर यह नहीं कह देगा कि आप अब वहाँ जाने के योग्य हैं, आपको नहीं जाने दूंगी, किसी भी तरह नहीं जाने दूंगी। जयराम, तो मैं भी आपको नहीं जाने दूंगा। मिसेस सक्सेना ने मृदु व्यंग्य के साथ कहा, आप भी अन्य पुरुषों की ही भांति स्वार्थ के पुतले हो, सदा यश खुद लुटना चाहते हो, औरतों को कोई मौका नहीं देना चाहते। कम से कम यह तो देख लीजिए कि मैं खुद कुछ कर सकती हूँ या नहीं। जयराम ने व्यथित कंठ से कहा, जैसी आपकी इच्छा। तीसरे पहर मिसेस सक्सेना 4 स्वयं सेवकों के साथ बेगमगंज चली। जयराम आंखें बंद किए चारपाई पर पड़ा था। शोर सुनकर चौंका और अपनी स्त्री से पूछा, यह कैसा शोर है? स्त्री ने खिड़की से झांक कर देखा और बोली, वह औरत जो कल आई थी, झंडा लिए कई आदमियों के साथ चली जा रही है। इसे शर्म भी नहीं आती। जयराम ने उसके चेहरे पर क्षमा की दृष्टि डाली और विचार में डूब गया। फिर वह खड़ा हुआ और बोला, मैं भी वही जाता हूँ। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी कल ही मार खाकर आए हो, आज फिर जाने की सूझी? जयराम ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम उसे मार कहती हो, मैं उसे उपहार समझता हूँ। स्त्री ने उसका रास्ता रोक लिया। कहती हूँ तुम्हारा जी अच्छा नहीं है, मत जाओ, क्यों मेरी जान के ग्राहक हुए हो? जयराम ने मिन्नत करके कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है चम्मू, अगर कुछ कसर है तो वह भी मिट जाएगी। भला सोचो, यह कैसे मुमकिन है कि एक देवी उन शोहदों के बीच में पिकेटिंग करने जाए और मैं बैठा रहूं? मेरा वह रहना ज़रूरी है। अगर कोई बात आ पड़ी तो कम से कम मैं लोगों को समझा तो सकूंगा। चम्मू ने जल कर कहा, यह क्यों नहीं कहते कि तुम क्यों जा रहे हो? मैं सब जानती हूँ। जयराम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, यह बात तुम्हारे दिल से नहीं कंठ से निकल रही है, और कतरा कर निकल गया। फिर द्वार पर खड़ा होकर बोला, शहर में 3 लाख से कुछ ही कम आदमी हैं। कमेटी में भी 30 मेंबर्स हैं, मगर सब के सब जी चुरा रहे हैं। लोगों को अच्छा बहाना मिल गया कि शराब खानों पर धरना देने के लिए स्त्रियों की ही जरूरत है। आखिर क्यों स्त्रियों को ही इस काम के लिए उपयुक्त समझा जाता है? इसलिए कि मर्दों के सिर भूत सवार हो जाता है, और जहाँ नम्रता से काम लेना चाहिए वहाँ लोग उग्रता से काम लेने लगते हैं। वे देवियाँ क्या इसी योग्य हैं कि शोहदों के फिक्रे सुने और उनकी कुदृष्टि का निशाना बने? कम से कम मैं यह नहीं देख सकता। वह लंगड़ाता हुआ घर से निकल पड़ा। चम्मू ने फिर उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। रास्ते में एक स्वयं सेवक मिल गया। जयराम ने उसे साथ लिया और एक तांगे पर बैठकर चला। शराब खाने से कुछ दूर इधर एक लेमनेट बर्फ की दुकान थी। उसने तांगे को छोड़ दिया और वॉलंटियर को शराब खाने भेजकर खुद उसी दुकान में जा बैठा। दुकानदार ने लेमनेट का एक गिलास उसे देते हुए कहा, बाबूजी, कल वाले चारों बादशाह बदमाश आज फिर आए हुए हैं। आपने न बचाया होता तो आज शराब या ताड़ी की जगह हल्दी गुड़ पीते होते। जयराम ने गिलास लेकर कहा,
तुम लोग बीच में ना कूद पड़ते तो मैंने उन सबों को ठीक कर लिया होता। दुकानदार ने प्रतिवाद किया, नहीं बाबूजी, यह सब छटे हुए गुंडे हैं। मैं तो उन्हें अपनी दुकान के सामने खड़ा भी नहीं होने देता। चारों 3 साल सजा काट आए हैं। अभी 20 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि एक स्वयंसेवक आकर खड़ा हो गया। जयराम ने चिंतित होकर पूछा, कहो वहां क्या हो रहा है? स्वयंसेवक ने कुछ ऐसा मुंह बना लिया जैसे वहां की दशा कहना वह उचित नहीं समझता और बोला, कुछ नहीं, देवी जी आदमियों को समझा रही हैं। जयराम ने उसकी ओर अतृप्त नेत्रों से ताका, मानो कह रहे हो, बस इतना ही? इतना तो मैं जानता ही था। स्वयंसेवक ने एक क्षण बाद फिर कहा, देवियों का ऐसे शोहदों के सामने जाना अच्छा नहीं। जयराम ने अधीर होकर पूछा, साफ साफ क्यों नहीं कहते, क्या बात है? स्वयंसेवक डरते डरते बोला, सब के सब उनसे दिल लगी कर रहे हैं। देवियों का वहां जाना ठीक नहीं है। जयराम ने और कुछ नहीं पूछा, डंडा उठाया और लाल लाल आंखें निकाली, बिजली की तरह कौंध कर शराब खाने के सामने जा पहुंचा और मिसेस सक्सेना का हाथ पकड़कर पीछे हटाता हुआ शराबियों से बोला, अगर तुम लोगों ने देवियों के साथ जरा भी गुस्ताखी की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। कल मैंने तुम लोगों की जान बचाई थी, आज इसी डंडे से तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर रख दूंगा। उसके बदले हुए तेवर को देखकर सबके सब नशेबाज घबरा गए। वे कुछ कहना चाहते थे कि मिसेस सक्सेना ने गंभीर भाव से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? मैंने तो आपसे कहा था अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैंने तो आपसे मदद नहीं मांगी थी। जयराम ने लज्जित होकर कहा, एक जरूरत से इधर आ निकला था, यहाँ जमाव देख कर आ गया। मेरे ख्याल से आप अब यहाँ से चले। मैं आज कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश करूँगा कि इस काम के लिए पुरुषों को भेजें। मिसेस सक्सेना ने तीखे स्वर में कहा, आपके विचार में दुनिया के सारे काम मर्दों के लिए है? जयराम, मेरा यह मतलब नहीं था। मिसेस सक्सेना, तो आप जाकर आराम से लेटे और मुझे अपना काम करने दें। जयराम वही सिर झुकाए खड़ा रहा। मिसेस सक्सेना ने पूछा, अब आप क्यों खड़े हो? जयराम ने विनीत स्वर में कहा, मैं भी यही एक किनारे खड़ा रहूंगा। मिसेस सक्सेना ने कठोर स्वर में कहा, जी नहीं, आप जाए। जयराम धीरे धीरे लदी हुई गाड़ी की भांति चला और आकर फिर उसी लेमिनेट की दुकान पर बैठ गया। उसे जोर की प्यास लगी थी। उसने एक गिलास शरबत बनवाया और सामने मेज पर रख कर विचार में डूब गया, मगर आंखें और कान उसी तरफ लगे हुए थे। जब कोई आदमी दुकान पर आता वह चौंक कर उसकी तरफ ताकने लगता। वहां कोई नई बात तो नहीं होगी। कोई आधे घंटे बाद वही स्वयंसेवक फिर डरा हुआ सा आकर खड़ा हो गया। जयराम ने उदासीन बनने की चेष्टा करके पूछा, वहां क्या हो रहा है जी? स्वयंसेवक ने कानों पर हाथ रखकर कहा, मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी, मुझसे कुछ न पूछिएगा। जयराम ने एक साथ ही नम्र और कठोर होकर पूछा, फिर कोई छेड़छाड़ हुई है क्या? स्वयंसेवक, जी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। एक आदमी ने देवी जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़ी। जयराम निस्पंद बैठा रहा, पर उसके अंतराल में भूकंप सा मच गया। बोला, उसके साथ के स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं?
खड़े हैं, देवी जी उन्हें बोलने ही नहीं देती। जयराम: तो क्या बड़े जोर से धक्का दिया? स्वयंसेवक: जी हाँ, गिर पड़ी, घुटनों में चोट आ गई। वे आदमी साथ पी रहे थे, जब एक बोतल उड़ गई तो उनमें से एक आदमी दूसरी बोतल लेने चला गया। देवी जी ने रास्ता रोक लिया, बस उसने धक्का दे दिया। वही जो काला काला मोटा सा आदमी है, कल वाले चारों आदमियों की शरारत है ये। जयराम उन्माद की दशा में वहां से उठा और दौड़ता हुआ शराब खाने के सामने आया। मिसेस सक्सेना सिर पकड़े जमीन पर बैठी हुई थी और वह काला मोटा आदमी दुकान के कटघरे के सामने खड़ा था। 50 आदमी जमा थे। जयराम ने उसे देखते ही लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और इतने जोर से दबाई कि उसकी आंखें बाहर निकल आई। मालूम होता था उसके हाथ फौलाद के हो गए हैं। सहसा मिसेस सक्सेना ने आकर उसका फौलादी हाथ पकड़ लिया और भवे सिकोड़ कर बोली, छोड़ दो इसके गर्दन, क्या इसकी जान ले लोगे? जयराम ने और जोर से उसकी गर्दन दबाई और बोला, हाँ ले लूंगा, ऐसे दुष्ट की यही सजा है। मिसेस सक्सेना ने अधिकार गर्व से गर्दन उठाकर कहा, आपको यहाँ आने का अधिकार नहीं है। एक दर्शक ने कहा, ऐसा दबाओ बाबूजी कि ठंडा हो जाए। इसने देवी जी को ऐसा ढकेला कि बेचारी गिर पड़ी। हमें तो बोलने का हुक्म नहीं है, नहीं तो हड्डी तोड़कर रख देते। जयराम ने शराबी की गर्दन छोड़ दी। वह किसी बाज के चंगुल से छूटी हुई चिड़िया की तरह सहमा हुआ खड़ा हो गया। उसे एक धक्का देते हुए उसने मिसेस सक्सेना से कहा, आप यहाँ से चलती क्यों नहीं? आप जाए, मैं बैठता हूँ। अगर एक छटाक शराब बिक जाए तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा। उसका दम फूलने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह खड़ा नहीं हो सक रहा था। जमीन पर बैठकर रुमाल से माथे का पसीना पोंछने लगा। मिसेस सक्सेना ने परिहास करके कहा, आप कांग्रेस नहीं है जो मैं आपका हुक्म मानूं। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं सत्याग्रह करूंगी। फिर यकायक कठोर होकर बोली, जब तक कांग्रेस ने इस काम का भार मुझ पर रखा है, आपको मेरे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हो। कांग्रेस कमेटी के सामने आपको इसका जवाब देना होगा। जयराम तिलमिला उठा, बिना कोई जवाब दिए लौट पड़ा और वेग से घर की तरफ चला। पर जो आगे बढ़ता था उसकी गति मंद होती जाती थी, यहाँ तक कि बाजार के दूसरे सिरे पर आकर वह रुक गया। रस्सी खत्म हो गई। उसके आगे जाना उसके लिए असाध्य हो गया था। जिस झटके ने उसे यहाँ तक भेजा था, उसकी शक्ति अब शेष हो गई थी। उन शब्दों में जो कटुता और जो चोट थी, उसमें अब उसे सहानुभूति और स्नेह की सुगंध आ रही थी। उसे फिर चिंता हुई, न जाने वहाँ क्या हो रहा है। कहीं उन बदमाशों ने कोई और दुष्टता न की हो या पुलिस ना आ जाए। वह बाजार की तरफ मुड़ा, लेकिन एक कदम ही चलकर फिर रुक गया। ऐसे कश्मकश में वह कभी नहीं पड़ा था। सहसा उसे वही स्वयंसेवक दौड़ता आता दिखाई दिया। वह बदहवास होकर उससे मिलने के लिए खुद भी उसकी तरफ दौड़ा। बीच में दोनों मिल गए। जयराम ने हाफते हुए पूछा, क्या हुआ? क्यों भागे जा रहे हो भाई? स्वयंसेवक ने दम लेकर कहा, बड़ा गजब हो गया बाबूजी। आपके आने के बाद वह काला शराबी बोतल लेकर दुकान से चला तो देवी जी दरवाजे पर बैठ गई। वह बार बार देवी जी को हटा कर निकालना चाहता है, पर वह फिर भी आकर बैठ जाती है। धक्कम धक्के में उनके कुछ कपड़े फट गए हैं और चोट भी आ गई।
अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि जयराम शराब खाने की तरफ दौड़ा। जयराम शराब खाने के सामने पहुंचा तो देखा मिसेस सक्सेना के चारों स्वयंसेवक दुकान के सामने लेटे हुए हैं और मिसेस सक्सेना एक किनारे सिर झुकाए खड़ी हैं। जयराम ने डरते डरते उनके चेहरे पर निगाह डाली। आंचल पर रक्त की बूंदें दिखाई दी। उसे फिर कुछ सूझ नहीं रही। खून की वह चिंगारियां जैसे उसके रोम रोम में समा गई। उसका खून खौलने लगा, मानो उसके सिर खून सवार हो गया हो। वह उन चारों शराबियों पर टूट पड़ा और पूरे जोर के साथ लगड़े चलाने लगा। एक एक बूंद की जगह वह एक एक घड़ा खून बहा देना चाहता था। खून उसे कभी इतना प्यारा नहीं था। खून में इतनी उत्तेजना है इसकी उसे खबर नहीं थी। वह पूरे जोर से लकड़ी चला रहा था। मिसेस सक्सेना कब आकर उसके सामने खड़ी होगी उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वह जमीन पर गिर पड़ी तब उसे जैसे ही होश आ गया हो। उसने लकड़ी फेंक दी और वही निश्चल निस्पंद खड़ा हो गया, मानो उसका रक्त प्रवाह रुक गया। चारों स्वयंसेवकों ने दौड़कर मिसेस सक्सेना को पंखा झेलना शुरू किया। दुकानदार ठंडा पानी लेकर दौड़ा। एक दर्शक डॉक्टर को बुलाने भागा, पर जयराम वही बेजान खड़ा था, जैसे स्वयं अपने तिरस्कार भाव का पुतला बन गया हो। अगर इस वक्त कोई उसके दोनों हाथ काट डालता, कोई उसकी आंखें लाल लाल लोहे से फोड़ देता तो वह चूप भी नहीं करता। फिर वही सड़क पर बैठकर उसने अपने लज्जित, तिरस्कृत, पराजित मस्तक को भूमि पर पटक दिया और बेहोश हो गया। उसी वक्त उस काले मोटे शराबी ने बोतल जमीन पर पटक दी और उसके सिर पर ठंडा पानी डालने लगा। एक शराबी ने दुकानदार से कहा, तुम्हारा रोजगार अन्य लोगों की जान लेकर रहेगा। अब तो अभी दूसरा ही दिन है। दुकानदार ने कहा, कल से मेरा इस्तीफा है। अब स्वदेशी कपड़े का रोजगार करूंगा, जिसमें जज्ब भी है और उपकार भी। शराबी ने कहा, घाटा तो बहुत होगा। दुकानदार ने किस्मत ठोक कर कहा, घाटा नफा तो जिंदगानी के साथ है। कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।